6 दिसंबर 2016 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 61वां परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने जो संवैधानिक अधिकार दिए महिलाओं को, खासकर उसमें कितना सुधार हुआ है और देश किस तरफ बढ़ रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बड़ी अम्बेडकरवादी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कौशल पवार जी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब ने जो एक सपना देखा था महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, उस दिशा में कितना काम हुआ है। मैम, क्या लगता है आपको कि आज़ादी के बाद बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए महिलाओं को, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको जय भीम बोलती हूँ। आज हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर बात कर रहे हैं और आपका नेशनल दस्तक का आभार कि आपने इस विषय पे बोलने के लिए मुझसे बात की। जो आपने जो कहा कि आज़ादी के बाद कितना महिलाओं के अधिकारों के ऊपर फ़र्क पड़ा, मुझे लगता है कि आज जो महिलाएं, न सिर्फ बहुजन और दलित समाज की महिलाएं बल्कि दूसरी महिलाएं भी, जो एक तरह से हम कहेंगे कि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी, उनको भी जो अधिकार हैं वो संविधान की बदौलत हैं। और संविधान में आंदोलन करने का अधिकार, उनको मातृत्व अवकाश का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, जितने भी हमारे अधिकार संविधान के अंदर निहित हैं, उन अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी तो समाज की है। संविधान में बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए दी गई, बहुत से अधिकार, बहुत सारे कर्तव्य महिलाओं को मतलब दिए गए संविधान में, लेकिन पूरी तरह से उनको लागू अभी तक भी करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है अधूरा है। अगर वो पूरा का पूरा संविधान, जो महिलाओं के अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, वो लागू होता तो आज भारत की महिला, न सिर्फ बहुजन और दलित समाज की महिलाएं बल्कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी सारे के सारे अधिकार मिल चुके होते। लेकिन अभी भी उन अधिकारों को हासिल करना महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह से अगर हम देखें कि कुछ अधिकार मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम न्याय का दरवाज़ा खटखटाती है कोई भी महिला, वो चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हों या फिर बच्चे के गोद लेने से लेकर हों या अपने हकों की लड़ाई को लेकर हों, वहाँ जीत जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी कितनी महिलाएं न्यायालय तक पहुँचती हैं उन अधिकारों को पाने के लिए, और उनका रास्ता कितना कठिन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है अभी भी जो संविधान निहित, जो अधिकार जो निहित हैं संविधान में, अभी भी लागू उस तरीके से नहीं हुए जो हो जाने चाहिए थे। मैम, आप 21वीं सदी में हैं, आप खुद प्रोफेसर हैं। आज जब इस तरह के हालात हैं तो सोचिए कि बाबा साहब के दिमाग में ऐसा क्या होगा जब वो कहते हैं कि किसी देश की तरक्की इस बात से आंकी जानी चाहिए कि वहाँ की महिलाओं की कितनी तरक्की है। और जिस तरह से हिंदू कोड बिल पर उनको विरोध झेलना पड़ा, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या लगता है कि ऐसी क्या सोच थी, कितना बड़ा विज़न था उनका कि वो तय करते हैं कि कानून मंत्री के रूप में, देश के पहले कानून मंत्री के रूप में, उनका पहला बड़ा काम महिलाओं का अधिकार। तो इसको आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उससे पहले या बाद में जो संवैधानिक अधिकार की बात है वो कोई नहीं कर रहा है। शिक्षा के अधिकार, शिक्षा को लेकर सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, बड़ा आंदोलन चलाते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा ये कदम उठाया जाता है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? और बाबा साहब के, अगर आप खुद एक प्रोफेसर हैं, देखें तो बाबा साहब ने के दिमाग में क्या सब चल रहा होगा और किस तरह से वो सोच रहे थे समाज के लिए? और बाबा साहब जब कानून मंत्री थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल जो जिस तरीके से पास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। ये एक बहुत बड़ा, न सिर्फ भारत की राजनीति में बल्कि बाहर की राजनीति को भी, अगर विश्व की राजनीति का आंकलन भी करें, वहाँ भी ये चीज़ हमें अभी तक ऐसे उदाहरण दिखाई नहीं देते जो बाबा साहब ने किया था हम महिलाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी सारी महिलाएं जो एक तरह से अगर हम 100 का आंकड़ा माने तो 50% महिलाएं जो हैं बाबा साहब की बहुत बड़ी आभारी हैं और हमेशा रहनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग उनके लिए दिया था बाबा साहब के प्रति। दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो आज हम मॉडर्निटी के युग में हैं, टेक्नोलॉजी के युग में, 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। आज भी जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, और न सिर्फ मतलब समाज में बल्कि अपने घरों में भी बहुत हद तक पुरुषवादी मानसिकता आज भी काम करती है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती उस टाइम में, जितने दिन मतलब जो बाबा साहब का समय था, उसमें महिलाओं की दशा कैसी होगी, और उन महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए उनको कैसे, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, किस तरीके से लड़ना पड़ा होगा, न सिर्फ समाज से बल्कि अपने आप से भी, क्योंकि वो खुद एक पुरुष भी थे।
और इसके बावजूद भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेते हुए कितना बड़ा विजन मतलब समाज के सामने रखा, जो आने वाली सदियाँ याद रखी, ना भूतो न भविष्यति। बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से कोई आने वाले दिनों में भी पैदा हो पाएगा। और रही बात उनकी पूरा मतलब एक विजन लेने की, तो आप ये देखिए ना कि पूरे वर्ल्ड ने उनको विश्व ज्ञान का प्रतीक ऐसे ही नहीं कहा, इन्हीं विजन को देखते हुए कहा है। जो बाबा साहब ने के विजन थे, जिनके विजन ऐसे ऐसे विजन जो हमें विश्व में उदाहरण कम दिखाई देते हैं, वो उदाहरण हमारे यहाँ थे बाबा साहब। और जब ऐसा विजन जब आता है तभी ना उनको विश्व ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। बाबा साहब धार्मिक कर्मकांड हो या जिस तरह से उस समय रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाते हैं, उसमें महिलाओं को कहते हैं कि उससे आप अलग हो। लेकिन अभी भी देखें तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं की जो दशा है या जो दुर्दशा है, उसमें वो सबसे ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी से वो पीड़ित हैं, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी भी को भी वो ही ढो रही हैं, जो कर्मकांड है उसको भी ढो रही हैं। तो क्या लगता है कि आप खुद एक महिला हैं, तो किस दिशा में जो बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया उसको किस दिशा में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ना जो बाबा साहब ने तर्क के आधार पे हर चीज़ को तोला था, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध को अपना गुरु भी कहा, और बाद में तो अंतिम दौर में तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया ही। वो सारा का सारा तर्क पर आधारित था, और वो जिस तरीके से अंधविश्वास का एक तरह से विरोध करते थे, महिलाओं को बराबर का इंसान कहलाने का अधिकार उन्होंने दिया। और या फिर हम कहिए कि कालाराम मंदिर का प्रवेश हो प्रतीक के रूप में, चाहे तालाब में पानी पीने का हो, ये जो सारे संघर्ष थे उनके समय के भी, और आज भी जो संघर्ष है, आज भी हम महिलाओं को कई सारे मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मुझे आज भी ये याद है कि मेरे गांव के पास, मैं जिस एरिया से आती हूँ, पेहवा एक जगह है, वहाँ पर कार्तिकेय का मंदिर है, और उस कार्तिकेय के मंदिर में आज भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, लिखा हुआ है उस पर साफ साफ, महिलाएं नहीं जाती हैं उसमें। तो सवाल धार्मिकता या फिर अंधविश्वास या फिर उन कर्मकांड को लेकर नहीं था, बल्कि जो बाबा साहब ने उस वक्त भी जो कालाराम मंदिर का प्रवेश था, वो था कि जिस जो जो सबके लिए बनी है, जो पुरुषों के लिए बनी है, तो वो चीज़ महिला के लिए क्यों नहीं। ये अस्मिता की लड़ाई थी असल में। मेरा ये कहना था, आप संस्कृत की प्रोफेसर भी हैं, जिस तरह से मनुस्मृति हो या वेदों में जिस तरह से वर्णन किया गया है, महिलाओं को लेकर बहुत ही अपेक्षित चीज़ें हैं उसमें, बहुत उनके अधिकार की चर्चा नहीं है। लेकिन जो जो धार्मिक जो कर्मकांड हैं वो महिलाएं ही ढोती हैं, चाहे वो मंदिर हो, घर हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक जो अवधारणाएं हैं उसको आगे आगे ले जाती हैं। तो क्या लगता है, दोनों को एक साथ संभव है? एक तरफ नारी मुक्ति और दूसरी तरफ धार्मिक कर्मकांड, दोनों साथ चल सकता है क्या? उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, या दोनों एक साथ संभव है? नहीं, ये देखिए, ये बहुत मतलब ब्लैक एंड वाइट में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा जो पर्सनल जो मानना है, व्यक्तिगत जो मेरा मानना है, वो ये कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। अगर महिलाओं को मतलब अपनी आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उनको इन सारे कर्मकांडों को छोड़ना पड़ेगा। अंधविश्वास की जो प्रकाष्ठा महिलाएं ले जाती हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जब तक वो नहीं छोड़ेंगी तब तक महिला मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल ही नहीं सकती, ना कभी चली हैं। जब भी कोई भी आंदोलन हुआ है तो एकदम साफ साफ लकीर पर चलकर हुआ है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम महिलाएं कर्मकांडी भी उतनी ही बने रहें और फिर अपने अधिकारों के लिए भी बात करें। एक सवाल और मेरे मन में हमेशा, जब भी आपसे बातचीत होती है तो मेरे मन में आता है कि आप एक बहुजन समाज की महिला हैं, आप खुद दलित महिला हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया देखती हैं, घूमती हैं, आती हैं, जाती हैं। जो अपर कास्ट, जो अपने देश में जो कास्ट सिस्टम, उसमें जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो जो जिन्होंने पहला स्कूल खोला, या बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने अपना पद तक त्याग दिया संवैधानिक अधिकार के लिए, तो उनकी क्या राय है? क्या आज भी वो जाति की वजह से, चूँकि बाबा साहब खुद दलित थे, इस वजह से उनका एक्सेप्टेंस नहीं है, या उनको लगता है कि उन्होंने जो किया उसको वो जानते हुए मानने से परहेज कर रहे हैं, या इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें ना थोड़ा सा बदलाव आया है। मैं जितना सामाजिक संगठनों में काम करते हुए, ना सिर्फ दलितों के बीच में, बहुजनों के बीच में, बल्कि प्रगतिशील आंदोलन हो या फिर महिलाओं के आंदोलन हो, जहाँ साझा लड़ाई हम लोग लड़ते हैं उनके साथ, तो हम बराबर में काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन आया, एक दौर था जब जो प्रगतिशील महिलाएँ अपने आप को कहती थी, जब भी वो अपनी बात करती थी, महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिला मतलब एक तरह से नारीवाद को लेकर उनका जो एजेंडा हो, उसमें बाबा साहब का वो जिक्र नहीं करना उचित समझती थी।
वो अगर मतलब ये जो कंसेप्ट जो लेती हैं वो ज़्यादातर चीन में जो आंदोलन हुआ था वहाँ से उठाती हैं। वो जो 8 मार्च जो हमारे यहाँ मनाया भी जाता है, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो असल मायने में तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो अधिकार दिए महिलाओं के लिए उसके आधार पर मनाया जाना चाहिए। तो महिलाओं हमारी हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो अपर कास्ट की बहनें हैं, वो ये बाबा साहब का जिक्र कभी नहीं करती कि बाबा साहब की बदौलत आज वो आंदोलन करने के लिए भी उनको आज़ादी मिली है, उनको अधिकार दिए गए हैं, समान वेतन का अधिकार, मातृत्व का अधिकार उनका अपना, या फिर प्रॉपर्टी का अधिकार, सारे के सारे अधिकार वो उनका जिक्र नहीं करती। लेकिन अब पिछले दशक से जब बाबा साहब को न सिर्फ दलितों और बहुजनों ने अपनाया बल्कि आम जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी अब बाबा साहब के काम को सम्मान करता है, उनके कदर करता है। उनको समझ आया है कि बाबा साहब ने जो काम किया था वो सिर्फ दलितों और बहुजनों के लिए नहीं किया था, बल्कि राष्ट्र की जो एक अवधारणा उनकी थी, जो हर एक मुद्दे पर उन्होंने रुपए की समस्या पे उन्होंने लिखा, आर्थिक संपन्नता कैसे आएगी, आयात निर्यात का संबंध, बंटवारे का संबंध, कितनी सारी चीज़ों पर उन्होंने लिखा। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये आज मानने पर मजबूर हुआ है कि बाबा साहब के बगैर बात किए वो जो मुक्ति के जो वो प्रयास वो जो देखने में उनके आते हैं वो कहीं ना कहीं छूटे हैं। तो अब आके हमारी जो महिलाएं आंदोलन जो करती हैं अब बाबा साहब का जिक्र करती हैं। ये एक थोड़ा सा परिवर्तन मुझे लगता है अब है, क्योंकि आप चाहे प्रगतिशील महिला हों, कम्युनिस्टवादी महिला हों, या आम जो जितने भी हमारे यहाँ महिला संगठन हैं वो अब बाबा साहब का जिक्र करती हैं। क्योंकि जब तक वो बाबा साहब का जिक्र नहीं करती तब तक वो खुद भी मानती हैं कि उनको जो अधिकार जो दिए गए संविधान ने दिए। संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने। ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो तो बाबा साहब ही थे, पूरा काम उन्होंने किया। अब धीरे धीरे ये जो एक जो छवि थी बाबा साहब की कि नहीं ये सिर्फ दलितों का नेता है, बहुजनों का नेता है, अब उनको ये समझ आने लगा है कि नहीं ये सिर्फ दलितों के और बहुजन के नेता नहीं थे, बल्कि ये एक राष्ट्र की विरासत थे, पूंजी थे। न सिर्फ पूंजी थे बल्कि उन्होंने राष्ट्र को बनाया है। संविधान में जो अधिकार दिए वो हर एक दबे कुचले पिछड़े समाज के सबसे निचले पायदान की जो समस्या है उनको भी उन्होंने उजागर किया है। मैम एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से बाबा साहब को लेकर समाज में अब पहले चोरी छुपी भी बात कर लेते थे लोग, लेकिन अब एक एक्सेप्टेंस बढ़ी है, राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से बढ़ी है। क्या लगता है कि जिस तरह से अम्बेडकरवाद युग की वापसी की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको कि महिलाओं को भी उसी तेज़ी से जो उन्होंने अधिकार संवैधानिक अधिकार दिए हैं उसमें सुधार की गुंजाइश दिख रही है? और 61वें परिनिर्वाण जो दिवस है उससे क्या लगता है कि ये सिर्फ लोग दिवस मनाएंगे, बाबा साहब के बारे में जानेंगे, या सही में एक समाज के तौर पे बाबा साहब के बताए रास्ते पर लोग चलने के लिए चल रहे हैं और देश बदल रहा है? देखिए मुझे लगता है कि एक परिवर्तन तो आया है, ये मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा आया हो। उन्होंने बाबा साहब के नाम को, खासकर आज की जो सत्ताधारी पार्टी है उनका मकसद जो भी रहा होगा, हमें इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, बल्कि सत्ताधारी पार्टियों ने समाज के नीचे से नीचे पायदान तक बाबा साहब का नाम पहुंचाया है, ये मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि एक परिवर्तन हमें इस रूप में भी दिखाई दे रहा है कि अगर बाबा साहब का विजन वो सबके सामने नहीं रखेंगे तो संविधान का जो एक हम जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो रह रहे हैं, जो एक देशभक्ति की जो अवधारणा है, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा, वो सारी की सारी तो संविधान में है। उनके बगैर आप संविधान के ऊपर चर्चा कैसे करेंगे? और ये एक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस बड़ी है। हमें बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि भले ही उस वक्त नहीं बाबा साहब के काम को पहचाना ना गया, उनकी कुर्बानियों को पहचाना ना गया हो, लेकिन आज समाज का हर एक वर्ग, चाहे वह बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या कोई भी दूसरी पार्टियां हो, या हमारा जो सामान्य वर्ग है या दलित पिछड़ा बहुजन समाज है, वो सारे के सारे बाबा साहब के काम के ऊपर सिर्फ ये परिनिर्वाण मनाया और एक दिन उनके ऊपर चर्चा की, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब काम भी करते हैं। अब इसको हमें इस रूप में देखा जाना चाहिए कि आप ये देखें ना कि कितना परिवर्तन धीरे धीरे आया, और अब खींचातानी जो समाज के अंदर जो एक टकराहट विचारों की जो दिखाई दे रही है वो उसी की बदौलत है। टकराहट भी तभी होती है ना जब सामने वाला भी विचार रख रहा हूँ, और अब क्योंकि दलित बहुजन के विचार भी अब उनके सामने हैं तो इसलिए एक बहस भी है, और एक अच्छी बहस है। उस अच्छी बहस का परिणाम ये होगा कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को हम जिस तरीके से उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, वो एक आगे की कड़ी का हमारे लिए काम करेगा और समाज इसको स्वीकार करेगा। अब हम ये कह सकते हैं
कि आज के जो हमारा जो जिस दौर से हम आज गुजर रहे हैं उसमें बाबा साहब के योगदान को और बाबा साहब के जो काम जो उन्होंने किए हैं, न सिर्फ संविधान जो बनाया उन्होंने, इसके अलावा भी जो उनके काम हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और नज़रअंदाज अगर वो करेंगे तो असली लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम गुजर ही नहीं सकते। पूरे विश्व के परिदृश्य में भी अगर देखें तो बाबा साहब का नाम तो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में लिया जा रहा है। उनकी थ्योरी जो उन्होंने बनाई, उनकी जो फिलॉसफी उनकी थी, उनका जो विजन था एक पूरे विश्व को देखने का, वो बाहर का बिल्कुल एकदम सारे के सारे लोग उसको देख रहे हैं। तो हम कैसे उनको नकार सकते हैं? ये एक परिवर्तन एक तरह से देखा जाना चाहिए कि आज हम जो आज़ादी की जो सांस ले रहे हैं और उस आज़ादी की सांस के साथ हम भारत को लोकतांत्रिक देश जिससे कहते हैं वो संविधान के माध्यम से ही है। भले ही इसमें कोई बीच में कड़वाहट है, टकराहट है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्वीकार्यता बढ़ी है। तो ये थी ड्यू की प्रोफेसर कौशल प्रभा, जिनकी माने तो संवैधानिक अधिकार की जो शुरुआत होती है महिलाओं के लिए वो बाबा साहब की सोच की वजह से होती है, और उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची थी और शायद उसी लकीर पर चल के महिलाओं की स्थिति में सुधार भी हुआ है, हालात भी बदले हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम होने की ज़रूरत है। और जो मर्दवादी सोच है, जो एक पितृसत्तात्मक जो सत्ता है, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, उसमें उस पर जो बाबा साहब ने चोट किया था उसे अभी भी अमली जामा पूरी तरह से नहीं पहनाया गया है और उस पर और काम करने की ज़रूरत है, ताकि इक्वालिटी, समानता और किसी भी तरह के भेदभाव हो, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, जाति के आधार पर भेदभाव हो या धर्म के आधार पर भेदभाव हो, वो तभी खत्म होगा जब बाबा साहब के विचारों को पूर्ण रूप से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।